बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब कुर्सी की बात होगी, लेकिन इस बार अमेरिका वाली कुर्सी, मतलब ट्रंप साहब की कुर्सी। राष्ट्रपति बन गए, 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है और माफ कीजिएगा, अमेरिका के इतिहास में इस दूसरी बार हुआ है केवल कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, फिर चुनाव हार गया और उसके बाद फिर उसको देश की जनता ने मौका दिया हो, राष्ट्रपति बन गया हो। खैर, और ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है, उन्होंने खुद कल एक बात कही कि मुझ पर जो हमले हुए, जानलेवा हमले, गोली चली, मैं बचा इसलिए, ईश्वर ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। और उसकी शुरुआत उन्होंने आते ही कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ की। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका ऐसे हुआ जैसे हमारा आप ऑर्डिनेंस समझ लीजिए कि सरकार अगर कोई संसद की अनुमति के बगैर कोई काम, कोई आदेश जारी करना चाहती है तो वह उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं। आते ही उन्होंने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने शुरू किए और वो बहुत बड़े बड़े फैसले उसमें उन्होंने लिए। जैसे उन्होंने फैसला लिया कि जो WHO की फंडिंग अमेरिका करता है वो बंद कर देगा, वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत ये तय किया गया था कि विकासशील देश जो हैं वो कितना कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाएंगे, विकसित देश कितनी लगाएंगे, उसमें पैसा कितना, फंडिंग कितनी की जाएगी विकासशील देशों को मदद करने के लिए, ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए प्रेरित हो। तरह तरह की बातें, ऐसी सब बातें थी, वो उससे भी वो बाहर हो गए। पहले भी जब अपने पहले आए थे जब कार्यकाल में, तब भी उन्होंने ये किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग ड्रग तस्करी करेंगे वो अब आतंकवादी उनको माना जाएगा। इसके अलावा उनके यहाँ देश में एक विचित्र सी चीज हो रही थी कि थर्ड जेंडर लोगों ने बताना शुरू किया था अपना। और इसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि यहां तक एक चलन चल गया था कि एक बच्चा, जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स कहते थे उनको, कि प्यूबर्टी तक पहुंचने से व्यस्क होते होते बच्चा डिसाइड करे कि वो किस लिंग को चूज करता है, मतलब वो पुरुष रहना चाहता है कि स्त्री रहना चाहता है, बच्चा चूज करेगा। और फिर वो मेडिकली जो कुछ हो सकता है वो उसमें सहायता सरकार करेगी, उसमें फंडिंग सरकार करेगी। ये इस पर तुरंत रोक उन्होंने लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेना भेज दी है मेक्सिको की सीमा पर, आपातकाल लागू कर दिया है और सभी घुसपैठियों को बाहर भेजने की उन्होंने प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दी है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को नाम दे दिया गल्फ ऑफ अमेरिका। पनामा कनाल अमेरिका लेगी, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। इसके ये बहुत दुनिया के लिए बड़ी खबर होगी। इसके अलावा उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर जो उनका ट्रेड होता है उस पर 25% टैक्स लगा दिया है। बहुत ये सब रुकवाने के लिए गए थे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा वाले, उनको ट्रंप ने कह दिया था कि मैं कनाडा को 51वां अपना प्रदेश बना लूंगा अगर आपने ज्यादा कहा तो। इस किस्म की कुछ बातें हैं और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। H1B वीजा, जहां भारत से बहुत सारे जो टेक सेक्टर में काम करने वाले लोग वहां जाते हैं, उनसे भी जुड़ी एक फैसला लिया है उन्होंने, उससे भी जुड़ा हुआ, उसकी बात भी होगी। ट्रंप 2 बयान है, सुन लीजिए। I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way,
shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. देखा आपने, तो ये सब बड़े फैसले हैं। सर, ट्रंप के आने से खलबली मचनी थी, मच गई क्या? बिल्कुल, काफ़ी खलबली मची है। अच्छा। खासतौर से चाइना को लेकर जो बात हो रही थी, और मुझे लगता है जो पैनामा कैनाल वाला बड़ा मामला है, चीन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है। और मुझे लगता है कि चाइना को इस बात का पता था, वैसे भी जानकारी होती है। एक तो हिंदुस्तान अमेरिका की, यदि हम सरकारों की अदला बता दें सर, आप ही बता दें तो बेहतर है, कि पैनामा कनाल कितना बड़ा शिपिंग चैनल है दुनिया के लिए? सबसे बड़े चैनल्स में से एक है, और खासतौर से अमेरिका के लिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा, मतलब आप जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि भाई फुलिश डिसीजन था टू गिफ्ट, बनाई हमने, दे दी पैनामा को, चलाता चीन है। और चीन को ये पता था कि ट्रंप साहब इसको बदल देंगे फैसले को, शायद इसीलिए इनवाइट के बाद भी जिनपिंग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ा फैसला है। टैरिफ को लेकर भी, जो कनाडा और मेक्सिको को लेकर और दुनिया के दूसरे देशों को लेकर भी टैरिफ का जो मसला है वो बड़ा है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत भी उसकी जद में आएगा। ये नहीं हो सकता कि 25% हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नुकसान हमारा होगा। भारत के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले मैं समझता हूँ। एक ये टैरिफ वाला मसला है, दूसरा H1B1 जो वीजा है उस पर वो कितना रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। अभी उन्होंने कोई बंद नहीं किया उसको, इन्होंने बहुत सख्त बोले थे उस पर, फिर जब एलन मस्क ने भी समर्थन कर दिया, नहीं ये तो अच्छा, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस वो जरूर करेंगे ट्रंप। फिर उन्होंने उस पर बैक ट्रैक किया था। क्योंकि आप सोचो, जो मागा का जो कैंपेन है ना, और उसमें एक तो ये समझिए कि राइट विंगर्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है। राइटिस्ट है ना ट्रंप साहब, तो राइट विंगर का प्रोसेस है कि नेशन फर्स्ट। तो नेशन के पास वो रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना। एलन मस्क क्यों बोले कि भाई आप दुनिया से अगर टैलेंट नहीं लोगे तो आपका ही नुकसान है। इसलिए वो उसको रेस्ट्रिक्शन जरूर करेंगे वो, क्योंकि ये एक नेशनलिस्टिक पावर, राइट विंग थिंकर्स का, राइट विंग लीडर्स का एक पहचान है। इसको उस तरह से भी हमें देखना चाहिए। तीसरा जो ये WHO प्राइवेट, ये बर्थ राइट वाला भी जो है मसला, वो भी हिंदुस्तानियों के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है कि जो बच्चे वहां पैदा होने, सिटीजनशिप मिल जाए, उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी। बताता हूं एक लाइन में, आप चाहे अमेरिका के नागरिक ना हो, लेकिन मान लें आप अमेरिका गए हुए, घूमने के लिए गए हुए हैं, और उस दौरान पत्नी अगर बच्चे को जन्म दे देती है आपकी, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन बन जाता था, मिल जाती है उनको, कि अमेरिकी धरती पर जो पैदा होगा वो अमेरिकी हो गया। अब ये उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि कई लोग ऐसा था वो केवल छुट्टी लेकर के केवल इसी के लिए चले जाते थे, तो वो उसका एक नाजायज फायदा कहना चाहिए वो उठा रहे थे। तो उस पर भी एक बड़ी रोक लगी है। लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका के संबंधों में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा और कोई नुकसान होगा। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक दोस्ती है, पर्सनल रिलेशनशिप है, उससे भी हमें मदद मिलेगी। और दोनों राइट विंग थिंकर के तौर पर, राइट विंग लीडर के तौर पर अब जरा सर ये तो फैसले हो गए, कल जो वहां का सीटिंग अरेंजमेंट उसकी बात कर ले। बहुत चर्चा हो रही है कि अभी जो तस्वीरें दिखा दी चलाइएगा, जब ट्रंप बोल रहे हैं अगर, तो पहली पंक्ति में बैठे हुए डॉक्टर एस जयशंकर। जो आप सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें, आपके राष्ट्रपति का शपथ समारोह है, वहां विदेशी कोई आएगा मेहमान, वो कहां बैठेगा, ये बहुत मैटर करता है डिप्लोमेसी में। और डॉक्टर एस जयशंकर को जो सीट दी गई, वो जहां ट्रंप बोल रहे हैं बिल्कुल उसके सामने पहली पंक्ति कोने वाली सीट, फर्स्ट रो फर्स्ट सीट कहना चाहिए इसको। तो बहुत लोगों ने जो ये कहा था कि भाई मोदी जी को तो बुलाया नहीं ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन में, तो ये तो ऐसे आप तो कहते थे दोस्त है, कांग्रेस वालों ने खूब इसका मजाक उड़ाया। अब लेकिन ये व्यक्तियों की बात नहीं है, दो देश एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं उसकी बात है। तो भारत के विदेश मंत्री को डिप्लोमेटिक इशारों में बहुत बड़ा मैसेज दिया, उनको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है जिस तरीके से उनको वहां पर बैठाया गया। हर्षवर्धन जी कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे लगता है कि इसे भारत की उस शक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसको आज दुनिया इस तरह से एडमायर करती है, रिकॉग्नाइज करती है, कि आज अगर वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बदलाव चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, और विशेष करके जो लोकतांत्रिक तौर पर चुने हुए, जहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जहां जनता चुनती है, वहां के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण देश है नंबर 1। भारत और अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक। नंबर 2, नंबर 3 ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, बहुत सी चीजें होंगी जिसकी भारत में चर्चा होगी, भारत विरोधी भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जाहिर है दूसरे के जो हिस्से का कुछ है वो वापस लेगा, कुछ वो कहीं से छीनेगा, वो भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद
जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तैयार होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी खड़े दिखते हैं और डॉक्टर एस जयशंकर का पहली पंक्ति में बैठना उसी भारत के स्वाभिमान और गर्व के साथ उस महत्व का प्रतीक मुझे दिखता है। सर मैं हम भारत की खबर पर आ रहा हूं, लेकिन एक अब जैसे उन्होंने फैसले किए कि जो भी बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स उन सबको ट्रंप बाहर करेंगे। हमारे यहाँ जो सैफ अली खान पर हमला हुआ और फिर उसके बाद उसके पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ये तो बांग्लादेशी था, भारत में इसने अपने पेपर बनवा लिए, कब आया, यहाँ रह रहा है और हिंदू नाम इसने ले लिया। तब सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये, कितना बड़ा फ्रॉड है ये किसी आदमी ने पहचान ही बदल ली अपनी। एक तो इलीगली आया और उसके बाद उसने अपना पूरा पहचान बदल ली और यहाँ मौज से रह रहा, उसके बाद चोरी करने गया। खैर, अब यहाँ पर ये बात तो आरोप में कही जा रही है, लेकिन अब जरूरत इसकी लगने लगी है क्योंकि एक ऐसा एक प्रकरण है, जाने कितने ऐसे मामले होंगे और कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्या कर रही है सरकार। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है जो कुछ भी हुआ। मतलब ठीक है, दूर की कौड़ी है कि सैफ अली खान के घर में चोरी और हमला हो गया तो उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, लेकिन होम मिनिस्टर है वो, सरकार से मांग हो रही है कि क्या कर रहे हैं आप इलीगल इमिग्रेंट्स में। देखिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अगर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अगर ये पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि 2014 से लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 10 साल में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या स्टेप उठाए। अमित शाह ने तो लोकसभा में अंदर इस बात का जवाब दिया कि किस तरीके से हम बॉर्डर पे फिनिशिंग का काम कर रहे हैं कि अभी घुसपैठ नहीं हो पाए। और जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो एक भी जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी को कोई काम नहीं हुआ था। तो 10 साल में जो काम किया वो ये बता रहा है कि लगातार सरकार उसके लिए गंभीर है और नक्सलाइट को लेकर, नक्सलवाद को लेकर और घुसपैठी को लेकर मोदी सरकार जितनी गंभीर है, मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। अब ये मान लिया जाए कि भाई तुरंत सरकार आते ही सारे घुसपैठ बंद हो जाएगा, संभव नहीं है। और सबसे ज्यादा घुसपैठ तो बांग्लादेश से हुई है, जो बांग्लादेश में आके बैठ गए हैं, जहां बांग्लादेश में 2000-5000 रुपए देके जो बड़ा एक रैकेट चल रहा है कि भारतीय नागरिक बना दिया जाता है, पैन कार्ड बना दिया जाता है, आपका आधार कार्ड बना दिया जाता है, पश्चिम बंगाल का आपको नागरिक बना दिया जाता है, वहां के नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। वो जो एक सिंडिकेट चल रहा है उसके बारे में सीबीआई अभी दिल्ली में नहीं छापे पड़े भाई, उसमें उस कनेक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी दो लोगों को नोटिस गए। बिल्कुल। तो जब इस तरीके से बना हुआ और बंगाल से लोग जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसमें लगातार कंट्रोल कर रही है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। अभी जब ट्रंप की बात हुई है, ट्रंप के बारे में मैं एक दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ट्रंप जैसे अपना घोषणा पत्र आता है, वैसे ट्रंप का एजेंडा 47 उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था और जिन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 17 चीजें मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करूंगा, उसमें से 8 चीजें उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरा ये जो कार्यकाल रहने वाला है, ये रोनाल्ड रेगन का 1981 से 1989 का जो कार्यकाल था वैसा रहने वाला है। उसको एक हिस्टोरिक मौका मानते हैं अपने तो लिए। वो कह रहे हैं कि 5 साल मुझे मिले, सिर्फ 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला हूं इसके अंदर। सर, इसी खबर पर लेकिन रहते हुए जब कोई व्यक्ति ये याद दिलाती, ये कहता है कि बांग्लादेशियों पर क्या कर रही है सरकार, तो मुझे याद आता है जब वो सीए एनआरसी वाला प्रकरण चला था, कितनी हाय तौबा उस वक्त मची थी और उस वक्त की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको अपोज किया था। वो क्या था? यही तो था वो कि भाई बाहर के देशों से जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको यहां हम शरण देंगे और जो इलीगली हमारे यहां घुसे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बात। वो एजेंडा ठप पड़ गया उसके बाद। अब हो रहा होगा, मतलब सरकार तो अपना काम करती रहती सरकार है, अपना काम लेकिन वो कर रही जितने है। गाजे बाजे के साथ वो काम होना था वो बंद हो गया। नहीं, मुझे लगता है जैसे ट्रंप साहब ने कल बोला है, उस पर किसी ने अमेरिका के जो मेरे अभी जो रिएक्शन है उसमें कहीं पर नहीं आया कि भाई इसका इस रिलीजन से, इसका इससे मतलब है। सब लोग साथ खड़े हैं उनके कि जो इलीगली आया है वापस जाए बस। हालांकि उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन वो मतलब मसला मैं बता रहा हूं कि वो वहां पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार को भी उसी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता सर कि 11 साल हो गए और आप कहेंगे कि नहीं, करने में टाइम लगता है। कितने साल चाहिए? 100 साल का राशन कार्ड बना दें आपका। 11 साल के बाद भी अगर सरकार घुसपैठियों की पहचान भी नहीं कर, आज आप क्या होता है जहां चुनाव होते हैं वहां घुसपैठ दूर है, पहले पहचान तो करो। नहीं, मैं कह रहा हूं घुसपैठ का क्या होता है, जहां चुनाव होते हैं वहां पहचान करते हैं। अभी झारखंड में पहचान कर रहे थे, अब दिल्ली में पहचान कर रहे हैं। झारखंड में खत्म हो गई पहचान, अब दिल्ली में भी खत्म हो जाएगी 8 फरवरी के अच्छा, ये सरकार पे तो ये आरोप ठीक है। जो अपोजिशन के लोग हैं जिनको उसमें वोट बैंक दिखता है, वो क्यों, वो तो बचाती हैं इन लोगों को। इसीलिए तो मैंने कहा कि जैसे अमेरिका में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, वहां पर यहाँ पर भी देश में जो विपक्षी पार्टी हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टी है, उनको भी इस मसले को धर्म
धर्म के साथ नहीं जोड़ के देश के साथ आप जोड़कर सोचिए ना, देखना कभी- चाहिए, लेकिन एक ताकत के साथ। बल्कि मैं कह रहा हूं मौजूदा सरकार को भी ट्रंप के फैसले से एक ताकत मिलनी चाहिए। अब कोई कि कह रहे हैं देखिए, जी साहब हम इस पर है ना, मुंबई में तो बाढ़ आ गई है बांग्लादेशियों की, अवैध बांग्लादेशियों की लाखों की तादाद में और रहते सर, हैं इसमें एक यहाँ बात और दिल्ली जोड़ नोएडा दूं। एनसीआर में लोग कहते हैं ला कितनी इसमें आबादी होगी पता नहीं। सौरभ जी एक बात और जोड़ इतना दूं बड़ा कि देश है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ का एक और मसला इसलिए भी है क्योंकि जो शेख हसीना है यहाँ पर, उनकी सरकार थी उस दौरान वहीं पर। जब से बांग्लादेशी आए हैं तो वो वहां सर ये पर कोई भी 5-7-10 साल का तो मसला ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन 10 ये साल तो में चले क्या आ रहा है रुक हमारे गया? यहाँ। नहीं तो रुक गई क्या? या तो फिर बिल्कुल आप नहीं खत्म रुक कर, गई। फिर तो नहीं, बात ही बिल्कुल खत्म नहीं कर रुक गई। दीजिए। आप कहेंगे कि नहीं ये तो नेहरू के जमाने से उस चल सेंस रहा में है। नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पर किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। किसी ने किया कि नहीं किया, आपने किया कि नहीं किया, ये सवाल तो होगा ना। बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। किसी ने नहीं 10 किया, साल हो इसलिए गए इस हाँ, सरकार को, आपकी इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है बनती कि है, रुके। हाँ। और ये बिल्कुल ठीक है सैफ के बांग्लादेशी लड़के से सवाल नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर के लिए सवाल तो बनता ही है। और ये भी सच है कि No उन्होंने problem बॉर्डर with पर बहुत सारा काम किया। पोरस बॉर्डर था पूरा का पूरा बांग्लादेश का, उस पर लेकिन काफी ये आपकी बात सही है कि ये चुनावों में इशू बनता है। चुनावों में issue बनता है। हर्षवर्धन जी, नहीं, चुनाव में इशू नहीं बनता है, रोज इशू बनता है। हम लोग कभी कभी बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि बांग्लादेश में जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से आ रहे हैं, असम में हमें पहचान करनी होगी। कोई भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव तक कभी इसका विरोध करने नहीं गया। बल्कि मुझे याद है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो बाकायदा बांग्लादेश की सीमा और चिकन नेक को लेकर बाकायदा आंदोलन चलाया था, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। दुर्भाग्य आज देखिए कि जब सीए आता है और एनआरसी की बात होती है तो पूरा देश 1.5 साल के लिए ठप कर दिया ठप कर दिया गया। सही और कमाल की बात यह है कि उसके बाद हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि किया क्या। 10 साल का मसला नहीं है, इंटेंट का मसला, नीयत है कि नहीं। नीयत दिखी, फिर हुआ कि क्या एक्शन ले सकते नहीं, एक्शन लेके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, अगर देश की जनता खड़ी हो जाए, अरे भाई नरेंद्र मोदी को एग्रीकल्चर कानून वापस लेने पड़े, जो आज भी लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं था। जब आपने ये कर दिया, ये स्थिति आ गई, खून खराबा, दंगा हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, तो वापस लिया। कहा जाता है कि सरकारों को झुकना पड़ता है, लेकिन सीए और उसके बाद एनआरसी आज भी ये मांग है। क्या सारे विपक्षी दलों को इसका सहयोग समर्थन नहीं करना चाहिए? दुर्भाग्य से नहीं कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इसमें 10 में 10 नंबर जाते हैं। विपक्ष स्तरहीन राजनीति कर रहा है। नहीं, जब आप संतुष्ट हैं इस फ्रंट पर जो सरकार ने काम किया सरकार उससे? कर रही है। सोचिए, अभी जो विजय ने कहा बड़ा अच्छा कहा, अभी बॉर्डर का, शेख हसीना के साथ भारत सरकार ने मिलकर, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिलकर जितने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो खत्म कर लिए। ये छोटी बात नहीं है। 15 से लेकर शुरू हुआ और सारे बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म किए। आप अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, ये जो पूरा बॉर्डर था, वहां आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पेट्रोलिंग आगे तक हो गई। आप ये जो मणिपुर का जहां जो जल रहा है, सुलग रहा है, उसमें आपने बॉर्डर शुरू कर दिया और 8 किलोमीटर का काम अभी पूरा हुआ, 160 किलोमीटर की तैयारी है। बहुत सवाल सारा ये बाकी नहीं है ना, बहुत सारा बाकी। कोई लेकिन सवाल नेशनल ये है, कैंपेन इस किस्म का चले जिसमें पहचान हो नेशनल कैंपेन कि आप कि कौन भारतीय कौन नहीं है। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए देश के हितों के साथ समझौता करना बंद करे। वहां जो बाइडेन बैठे हैं, कमला हैरिस बैठी हैं, लेकिन जब जनता ने चुन के पहुंचा दिया तो उनको काम करने दो ना भाई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे तो जो बाइडेन करते थे, और अब आज और जो बाइडेन हटे सत्ता से तो ताली बजा रहे, या ताली नहीं बजा रहे, चुप बैठे। चलें, भारत के भी विपक्ष को मोदी सरकार को काम करने का पूरा अवसर देना चाहिए। जहां गलत है वहां टोके, लेकिन देश हित पर ही करना ठीक नहीं। आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आप आए प्रोग्राम में। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।